नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में मनोविज्ञान के लगभग 20 से 25 सवालों की ये क्लास रहने वाली है। साथियों, ये जो 25 सवाल है ये पिछली परीक्षाओं में आए हुए हैं। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण सवाल है, आपके लिए ही यहाँ पे चुने गए हैं। यहाँ पर रीट का जो आयोजन है वो 27 और 28 फरवरी को होगा। उसमें लगभग आपको यहाँ पे 2 से 3 सवाल इस वीडियो से देखने को जरूर मिलेंगे। साथियों, आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ये सारी सवाल है साथियों, ये वृद्धि और विकास से संबंधित सवाल है, जो कि ये मनोविज्ञान का महत्वपूर्ण टॉपिक भी रहता है। इसमें से लगभग आपके 2 या 3 सवाल है वो परीक्षा में पूछे ही जाते हैं। तो हम यहाँ पे शुरुआत करते हैं पहले सवाल से, और हमारा पहला सवाल है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है, ये परिभाषा किसने दी है? तो यहाँ पर 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहने वाले जो मनोवैज्ञानिक है साथियों, वो करो एंड करो है। तो आपका इसमें दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी विकास से संबंधित नहीं है? तो विकास के लिए प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है, ये गलत है। विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, ये बिल्कुल सही है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती है, ये भी सही है। विकास के प्रारूप है वो पूर्व अनुमेय होते हैं, ये भी सही है। तो आपका पहला ऑप्शन है इसमें बिल्कुल असत्य रहेगा, यानी यही ऑप्शन आपका सही रहेगा। अगला सवाल है, एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक है वो संबंधित नहीं है, यानी वृद्धि से संबंधित नहीं है? पोषण ये है, स्वास्थ्य ये भी है, निद्रा ये भी है, लेकिन जो अधिविश्वास है ना, ये वृद्धि से संबंधित आपका ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत रहेगा। अगला सवाल है साथियों, सिगमंड फ्राइड के द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? यानी मनोलैंगिक जो विकास का सिद्धांत है जो कि सिगमंड फ्राइड ने दिया है, उससे संबंधित आपकी नहीं है। तो यहाँ पे फेलिक अवस्था, अनल अवस्था, इंडिपस कॉम्प्लेक्स अवस्था या लेटेंसी अवस्था। देखो, फेलिक अवस्था होती है, एनल अवस्था भी होती है, लेटेंसी अवस्था भी होती है। यहाँ पे इंडिपस है ना, ये वाला ऑप्शन आपका गलत रहेगा, जो कि मनोलैंगिक सिद्धांत से संबंधित नहीं है। अगला सवाल है, विकास कभी ने समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये विचार किससे संबंधित है, किस सिद्धांत से संबंधित है? निरंतर का सिद्धांत से, अंत्य संबंध के सिद्धांत से, अन्योन्य क्रिया के सिद्धांत से या एकीकरण के सिद्धांत से? तो विकास कभी ने समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, ये निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित है। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, बाल्यावस्था के दौरान अपने और दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में अयोग्यता को कौन दर्शाता है? यानी अपने में और दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने वाली अयोग्यता को कौन दर्शाता है? केंद्रस्थ होता है, ऋणात्मक होता है, आत्म केंद्रस्थ होता है, या इनमें से कोई नहीं है? तो बाल्यावस्था के अंदर जो अपने और दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने की अयोग्यता को दर्शाता है वो आपका आत्म केंद्रस्थ होता है, जिसे इंग्लिश में ईगो सेंट्रिसिज्म की कहते हैं। तो साथ ही इसमें आपका ये वाला ऑप्शन है आत्म केंद्र से बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है यहाँ पे, मात्रात्मक व्यक्तिगत समता रूपी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? यानी जिसमें मात्रात्मक जो व्यक्तिगत क्षमता चेंज होती है उसे हम क्या कहते हैं? विकास कहेंगे, वृद्धि कहेंगे, संतुलन कहेंगे या परिपक्वता कहेंगे? तो मात्रात्मक रूपी जो प्रक्रिया है उसको हम हमेशा ही वृद्धि कहते हैं, क्योंकि वृद्धि को हम क्या कर सकते हैं साथियों? माप सकते हैं, ठीक है। जबकि विकास क्या होता है? मात्रात्मक गुणात्मक दोनों होता है। तो यहाँ मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को हम हमेशा क्या कहते हैं? वृद्धि कहेंगे, यानी ग्रोथ कहेंगे। अगला सवाल है साथियों, शेषावस्था की विशेषता कौन सी नहीं है? यानी ऐसी कौन सी विशेषता है जो शेषावस्था में नहीं होती है? शारीरिक विकास की तीव्रता ये होती है, दूसरों पर निर्भरता ये भी होती है, नैतिकता ये नैतिकता नहीं होती शेषावस्था में, और मानसिक विकास में तीव्रता ये भी होती है। यहाँ पे नहीं कि शेषावस्था में नैतिकता बिल्कुल नहीं होती है, तो ये विशेषता इसकी नहीं रहेगी। साथ ही ये पिछले वर्षों के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं प्रश्न है, आपके लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न भी ये कहे जाएंगे, साथ ही यहाँ पे जरूर आप ध्यान दें। अगला सवाल है, इस कौन सी ऐसी अवस्था है जिसे मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? यानी ऐसी कौन सी अवस्था जिसे मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? शेष अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो मिथ्या परिपक्वता आपको साथियों बाल्यावस्था को कहते हैं। यहाँ पे इस ऑप्शन आपका दूसरा वाला बिल्कुल राइट रहेगा, जो कि ये 2015 में पूछा गया सवाल है। ये थोड़ा सा बड़ा सवाल है। विकास का एक अधिनियम है कि विकास प्रतिमान के विभिन्न काल में खुशी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। इस अधिनियम के अनुसार क्या बात सही रहेगी? यानी विकास का एक अधिनियम होता है कि विकास है ना, प्रतिमान के विभिन्न काल में क्या होता है? खुशी भिन्न भिन्न होती है, ठीक है। तो जीवन का प्रथम वर्ष है सबसे अधिक खुशी का होता है, ये इससे संबंधित नहीं है। दूसरा है व्यय संधि काल और जीवन का प्रथम वर्ष भी जीवन का सबसे सुखद काल होता है, दूसरा ऑप्शन आपका सही नहीं रहेगा। यहाँ पर तीसरा ऑप्शन है व्यय संधि काल जीवन का सबसे अधिक दुखी काल होता है, ये भी आपका नहीं रहेगा।
जीवन का प्रथम वर्ष सबसे अधिक खुशी और व्यय संधि काल है ना वो सबसे अधिक दुखी होता है। ये आपके विकास के सिद्धांत से संबंधित है, तो आपका चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। ठीक है, अगला सवाल है, व्यय संधि काल में निम्न में से कौन बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है, यानी ऐसी कौन सी है जो बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है व्यय संधि काल में। ठीक है, तो यहाँ पर प्रभुता, सत्ता के विपरीत विरोध, अशांति, आत्मनिर्भरता के प्रति अग्राही, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलने की अधिक पसंद। तो व्यय संधि काल में जो बाह्य अभिव्यक्ति नहीं होती है वो आपका ये चौथा ऑप्शन नहीं रहेगा, यानी सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना ये अधिक पसंद, ये वाला ऑप्शन इसमें नहीं रहेगा। ये 2012 में पूछा गया सवाल है साथियों। अगला सवाल है, अधिगम और परिपक्वता के संबंध में कौन सा कथन है वो सही है। सही आपको देखना है, अधिगम से संबंधित भी होना चाहिए और परिपक्वता से संबंधित भी होना चाहिए, कौन सा सही है। तो यहाँ पर लिखा है, वंशानुक्रम संभाव्य क्षमता की सीमा के कारण बालक एक निश्चित सीमा से आगे तक विकसित हो सकते हैं। बालक विकास की दृष्टि से जब सीखने के लिए तैयार हो तब भी वे अधिक प्रयास के द्वारा सीख सकते हैं। और अगला है, बालक की अंतर्निहित शक्तियों को बिना समय विचारे विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। और आज अंतिम है, यदि मानव विकास केवल परिपक्वता से ग्रसित होता हो तो मनुष्य केवल निम्न तक ही सीमित रह जाए। तो ये ऑप्शन आपका इससे संबंधित रहेगा, बाकी तीन ऑप्शन है वो आपके गलत रहेंगे। यहाँ पे थोड़ा सा आप वीडियो को स्किप करके भी इसे पढ़ सकते हैं साथियों, थोड़ा सा ये बड़ा है सवाल। यहाँ पे लिखा साथियों, निम्न में से कौन सा कथन है जो मिडिल स्कूल स्तर के विद्यार्थियों के लिए विकास में सहमति नहीं रखता है, यानी मिडिल स्कूल स्तर के जो विद्यार्थी हैं उसके लिए नहीं रखता है। सामाजिक वैवाहिक उत्तरोत्तर समन्वयक समूह के आदर्शों से प्रभावित होता है। इस अवस्था में अधिकांश बालक तीव्र गति से वृद्धि प्राप्त नहीं करते हैं और अधिकांश विद्यार्थी विशेष रूप से सब केंद्रित हो जाते हैं और बौद्धिक और सामाजिक व्यवहार पर सब प्रभाविता का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। इसका ये चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पे देखो ये विकास से संबंधित है और इसमें लिखा है कि ऐसे कौन सा कथन है जो विकास के बारे में सत्य नहीं है, यानी विकास के बारे में सत्य नहीं है। विकास अंत्यक्रिया का फल है, ठीक है, ये बिल्कुल सही है। विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी होता है, सही है। विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया भी होती है, सही है। विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता नहीं, विकास है ना सामान्य से विशिष्ट की होता है, बल्कि विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं होता है, ये वाला नहीं रहेगा, लेकिन सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। तो ये आपका चौथा ऑप्शन है जो कि विकास से संबंधित आपका नहीं रहेगा। अगला सवाल है, बाल्यावस्था को प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था किसने कहा है? जर्सिल ने कहा, स्टीनो हॉल ने कहा, फॉबेल ने कहा, किलपेट्रिक ने कहा है। तो प्रतिद्वंदात्मक सामाजिकरण की अवस्था है ना ये किलपेट्रिक ने कहा साथियों, आपका चौथा ऑप्शन है बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है, यहाँ पे लिखा है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से संबंधित कौन सी अवधारणा नहीं है, यानी जीन पियाजे का जो संज्ञानात्मक विकास है उससे संबंधित अवस्था नहीं है। स्कीमा ये सही है, आत्मसाकरण ये भी है, व्यवस्थापन ये भी है, लेकिन अधिग्रहण इसमें नहीं है साथियों। ये अधिग्रहण है ना ये संज्ञानात्मक विकास से संबंधित अवस्था नहीं रहेगी। अगला है, नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत है विंगस्टन, कोलबर्ग, हार्लॉक या वाइगोत्स्की। तो नैतिक विकास का सिद्धांत है साथियों कोलबर्ग ने दिया, आपका दूसरा ऑप्शन है बिल्कुल इसमें सही रहेगा। अगला सवाल है, किस परिप्रेक्ष्य के अनुसार बाल विकास है वो शरीर के अंदर एक विशिष्ट और पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को दर्शाता है, यानी जो बाल विकास है मतलब किस प्रक्षेपण के अनुसार बाल विकास है वो शरीर के अंदर एक विशिष्ट और एक पूर्व व्यवस्थित प्रणाली को क्या कहता है दर्शाता है? वातावरणीय, सामाजिक, जैविक या मनोसामाजिक। तो ये जैविक जो कारक है साथियों ये ही इससे संबंधित रहता है। अगला है, विकास का ऐसा कौन सा आयाम है जो नॉम चोम्स्की के सिद्धांतों से प्रभावित हुआ? तो नॉम चोम्स्की आपने सुना होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण नाम है और इन्होंने अभी भाषा विकास का सिद्धांत दिया था, आपका पहला ही ऑप्शन है इससे प्रभावित हुआ था, ये आपका ऑप्शन रहेगा। अगला है, निम्न मनोवैज्ञानिकों में से कौन है जो बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं, यानी बाल विकास से संबंधित सिद्धांत इन्होंने नहीं दिए? जीन पियाजे ने दिए हैं, अल्फ्रेड बंडूरा ने दिए हैं, अब्राहम मोस्लो ने नहीं दिए हैं और लेव हर्शगी ने दिए हैं। तो यहाँ पर आपका ये वाला ऑप्शन अब्राहम मोस्लो वाला रहेगा कि ये बाल विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं रहे। 2022 में पूछा है रीट लेवल सेकंड में। साथियों है, ये वाइगोत्स्की के अनुसार बालक सीखते हैं, यानी वाइगोत्स्की और बालक कैसे सीखते हैं? अनुकरण से सीखते हैं, वेश्यक और समवेश्यक के साथ परस्पर क्रिया से सीखते हैं, जब पुनर्बल प्रदान किया जाए या परिपक्व होने से। ये 2021 में पूछा गया है लेवल सेकंड में साथियों, ठीक है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार बालक है ना ये दूसरा ऑप्शन रहेगा, वेश्यक और समवेश्यक के साथ परस्पर क्रिया से क्या कहते हैं वो सीखते हैं। अगला है साथियों, ज्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द है ना किस उम्र में बोलना शुरू कर देते हैं? 3 महीने में, 6 महीने में, 35 और 40 महीनों में, 10 से 13 महीनों में। तो प्रथम जो सार्थक शब्द है वो 13 से
10 से 13 महीनों में बोलना शुरू कर देते हैं। ये 2017 में पूछा गया रीट लेवल सेकेंड में साथियों। अगला है, देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता रहता है। तो इस प्रकार के लक्षण किस चीज को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं? श्रवण बाधिता, श्रवण सलिलता या शैक्षिक पिछड़ापन, और यहाँ पे चौथा ऑप्शन है यहाँ पर अधिगम अधिक्षमता। ठीक है, तो इसका होगा एक 5 साल का बच्चा है तो दूसरों के प्रति एक तो प्रतिक्रिया करता है और संप्रेषण में क्या है, कमी है उसकी। ठीक है, और असामान्य व्यवहार को कहता है बारंबार करता है, यानी बार बार वो करता है। तो ये शैशव संवेदनता से संबंधित होता है। तो इसका आपका ऑप्शन है दूसरा वाला बिल्कुल सही रहेगा। ये 2017 में पूछा गया है। अगला सवाल है साथियों, किशोरावस्था की ऐसी कौन सी आदत है जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है? खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा ये ज्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है। ऐसी अवस्था को हम क्या कहेंगे? एनोरेक्सिया नर्सोवा, डेलीरियम ट्रेमेनस और डाउन सिंड्रोम या संवेदनता। तो खुद को भूखे रखने की जो प्रवृत्ति होती है ना, वो साथी एनोरेक्सिया नर्सोवा में होती है। एनोरेक्सिया नर्सोवा के अंदर होती है। आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ये बिल्कुल सही रहेगा। इंपॉर्टेंट परिभाषा साथियों, संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी। ये कथन किससे संबंधित है? मानव मानसिक विकास से, शारीरिक विकास से, ध्यान का विकास से या भाषा के विकास से? 2015 में पूछा गया है। तो संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, ये मानसिक विकास से संबंधित है। इसमें पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही रहेगा। अगला सवाल है साथियों, फ्रॉयड, पियाजे, अन्य मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत विकास की विभिन्न अवस्था को संदर्भ में व्याख्या की है, परंतु पियाजे ने क्या कहा है? कहा कि विकास की अवस्थाएं वातावरण से निर्धारित होती है। कहा कि शेष अवस्था के अनुभव ही अधिक प्रभावित करते हैं, बाकी अवस्थाओं के सीमित प्रभाव करते हैं। कहा है कि विभिन्न अवस्थाओं को समझाने संज्ञान को बदलाव करते हैं। तो ये वाला तीसरा ऑप्शन रहेगा, विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञानात्मक बदलाव के बारे में इन्होंने कहा है, यानी संज्ञानात्मक संबंधित है वो वैज्ञानिक। तो संज्ञानात्मक का जब भी नाम आ जाए, ये 2011 में पूछा गया है। अगला साथियों ये लिखा है, आत्मसात्करण क्या है? आत्मसात्करण है वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए हम करते हैं, तो इसको ही आत्मसात्करण कहते हैं। पहला ही ऑप्शन इसका बिल्कुल सही रहेगा। आज का और अंतिम सवाल, निम्नलिखित में कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त है? तो यहाँ पर क्रीड़ा में भाग लेना, क्रॉसवर्ड पहली पे करना, आसान जीवन शैली या पठन करना। ये 2022 में पूछा गया रीड लेवल सेकंड में साथियों। तो आपका आसान जीवन शैली इससे संबंधित रहेगा। साथियों ये आज के मनोविज्ञान के लगभग ये 30% थे। और ये कैसे थे साथियों, रीट में आपकी तैयारी कैसे चल रही है साथियों? आशा करता हूँ आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। आप लेवल 1 के हो या लेवल 2 के हो साथियों, तो मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि मनोविज्ञान की 30% है वो दोनों के लिए कॉमन रहते। आप इन 30% है इस पर थोड़ा सा जरूर ध्यान दें, ताकि इसमें से परसेंट ज़्यादा चांस सही होने के होते हैं। इसे हम 20 से 25 सवाल तो आसानी से राइट कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा अगर फोकस करते हैं और अगर मनोविज्ञान के प्रति अच्छा रुझान है तो साथियों आप यहाँ से लगभग 25 से ऊपर प्लस सवाल आप आसानी से कर सकते हैं। और आज के वीडियो में जो प्रश्न आए इसमें से लगभग साथियों 2 या 3 सवाल तो आपको जरूर देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें और इस तरह के वीडियो जरूर आते रहेंगे 27 फरवरी तक। चैनल को सब्सक्राइब करें।